जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 19 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया गया? तो ये दिवस आपका मनाया गया है 18 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डिसीज होती है तो उस स्थिति में आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी में जो भी आपकी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं इनके स्थान पर हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है और इसी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि आयुष मंत्रालय के द्वारा सबसे पहली बार वर्ष 2018 में ये मनाया गया था, यानी कि इस वर्ष इसका ये तीसरा संस्करण है। और आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद यस्सो नाइक वर्तमान में हमारे यहाँ के आयुष मंत्री हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश ने स्वर्ण वीजा कार्ड जारी करने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये स्वर्ण वीजा कार्ड यानी कि गोल्डन वीजा कार्ड होता क्या है? तो आप सभी को पता है कि अगर आपको अपने देश से किसी अन्य देश में जाना है तो उस स्थिति में आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। एक तो आपके पास में होता है पासपोर्ट, जो कि आप जिस देश में निवास करते हैं उस देश की सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि अगर आप भारत के हैं तो भारत का आपके पास में पासपोर्ट होगा और जिस पार्टिकुलर कंट्री में आप जाना चाहेंगे, जब उस कंट्री के द्वारा आपको वीजा दिया जाएगा उसी स्थिति में आप उस देश में जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर यूएई के द्वारा जो भी हमारे प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पीएचडी डिग्री धारक हो गए, इसके अलावा जो भी किसी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं वहाँ से अगर किसी ने स्नातक किया है तो इन सभी लोगों को यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा कार्ड जारी किया जाएगा। और ये जो गोल्डन वीजा कार्ड होगा यह 10 वर्षों के लिए वैलिड होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि यूएई के द्वारा 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। यूएई की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा देश है जिसका नाम है यूएई। राजधानी इसकी आपको आबू धाबी में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है दिरहम। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और यहाँ के पीएम हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो ये यहाँ के पीएम हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है कृष्ण गोपाल कृष्णन जी की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पहले आप समझिए कि यह रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है क्या। तो हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा जो भी हमारे देश में वित्तीय क्षेत्र है वहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की अभी स्थापना की है। अब ये जो आपका आरबीआईएच होगा इसके लिए एक गवर्निंग काउंसिल होगी और इसी गवर्निंग काउंसिल के अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कृष्ण गोपालन। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। और अगर हम लोग इस गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 मेंबर मिलेंगे और इन 10 मेंबर में से एक इसका अध्यक्ष होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कृष्ण गोपालन जी की, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी है इसके ये पहले सह संस्थापक रहे थे। कौन? कृष्ण गोपाल कृष्णन जी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एम राजेश्वर राव जी की, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई ने इनको अपने चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में अभिनियुक्त किया है। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई के द्वारा जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके ऊपर 1 माह के लिए मोराटोरियम लगाया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के न्यू ग्लोबल पॉलिसी रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज के लिए कितने भारतीय शहर चुने गए? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 भारतीय शहर चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये मामला थोड़ा सा है क्या, आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं। आपने विश्व आर्थिक मंच के बारे में पढ़ा होगा, जिसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में है और इसके संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब। तो अभी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दुनिया के 22 देशों के कुल 36 शहरों का चयन किया गया है और ये जो आपके शहर होंगे, इन शहरों का विकास G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के कुल 4 शहरों का चयन किया गया है। एक तो है बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, फरीदाबाद है हरियाणा का, इंदौर है आपके मध्य प्रदेश का और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद इसमें शामिल है। तो जो आपका यहाँ पर G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस है, इसके द्वारा इन 36 शहरों को जो भी नई तकनीक होती है उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उनके लिए क्या नियम होंगे, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो याद रखेंगे भारत के इसमें 4 शहर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड बेस्ट सिटीज 2021 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो इंडेक्स है इसे जारी किया रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि कनाडा की एक कंपनी है और इसके द्वारा 2021 के लिए विश्व के सबसे बेस्ट शहरों की रैंकिंग जारी की गई। तो यूके की राजधानी लंदन इसमें पहले स्थान पर रहा, यूएसए का जो न्यूयॉर्क शहर है वह इसमें दूसरे स्थान पर रहा और फ्रांस की राजधानी पेरिस इसमें तीसरे स्थान पर रही है। अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की जो राजधानी है दिल्ली, यह शीर्ष 100 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है और ये रहा है आपका 62वें स्थान पर। तो यहाँ पर जो शहरों को रैंकिंग दी गई है उसमें 6 कोर श्रेणियाँ थीं जिनके स्थान पर इन्हें रैंकिंग दी गई और 25 इंडिकेटर थे जिनके आधार पर इन सभी शहरों को रैंकिंग दी गई है। और इस बार की जो रैंकिंग है इसमें कोविड-19 पैंडेमिक के लिए इन शहरों के द्वारा किस प्रकार की तैयारी है, इसके अलावा इन शहरों में एम्प्लॉयमेंट की रेट कैसी है, इसको लेकर के भी रैंकिंग को जारी किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने गाय के लिए काऊ कैबिनेट का गठन किया? तो ये जो काऊ कैबिनेट है इसका गठन किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्हीं के द्वारा जो भी मध्य प्रदेश राज्य की गाय हैं, इसके अलावा अन्य मवेशी हैं, इन सभी के संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। अब बात करते हैं गौ कैबिनेट की। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे कि गृह और किसान कल्याण विभाग हो गया, पशुपालन विभाग है, वन विभाग है, राजस्व और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है, इन सभी विभागों को गौ कैबिनेट में शामिल किया गया है। और ये जो गौ कैबिनेट है इसकी पहली बैठक होगी 22 नवंबर को। कहाँ पर? तो आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में इस गौ कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश की सरकार ने काऊ कैबिनेट का गठन किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक विश्व से सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सर्वाइकल कैंसर को यहाँ पर समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर WHO के द्वारा एक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सीलरेट दी इलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी कि WHO ने यहाँ पर अपने 73वें असेंबली के दौरान एक प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव पर कुल मिलाकर के दुनिया के 194 देशों ने अपनी सहमति जताई कि हम लोग पूरी दुनिया से सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि WHO के द्वारा 3 चरण सुझाए गए हैं जिनके द्वारा 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह महिलाओं में होने वाला एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है।
तो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर जो 3 चरण सुझाए हैं उनमें से पहला आपका है कि देश में यानी कि जो दुनिया के विभिन्न देश हैं वहाँ पर 15 वर्ष की जो भी बच्चियाँ हैं उनमें से 90% में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी इसके बचाव के लिए। इसके अलावा जो 35 वर्ष और उसके बाद में 45 वर्ष की महिलाएं हैं इनमें से 70% का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा कि क्या वह सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं या फिर नहीं। और जो भी यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं या बच्चियाँ होंगी उनमें से 90% का इलाज किया जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी रखी है डब्ल्यूएचओ ने और इसके अंतर्गत 2030 तक पूरी दुनिया से सर्वाइकल कैंसर को समाप्त किए जाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस विश्वविद्यालय के साथ टीम हेलो पहल के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, उन्होंने एक 100 वैज्ञानिकों की टीम बनाई है और इसी टीम का नाम रखा गया है टीम हेलो। तो टीम का काम क्या है? तो टीम का मुख्य रूप से काम यह है कि जो भी कोविड-19 के संबंध में गलत जानकारियां हैं उन सभी के प्रसार को रोका जाए और कोविड-19 के मद्देनज़र दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा वैक्सीन के ऊपर जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सभी कार्यों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए। तो इसी के लिए टीम हेलो का गठन किया है संयुक्त राष्ट्र ने और इन 100 वैज्ञानिकों की टीम में हमारे देश के भी 22 वैज्ञानिक शामिल हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पर लंदन विश्वविद्यालय के द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ में साझेदारी की है जिसके द्वारा टीम हेलो में जो भी आपके वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से जानकारी को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की पहल है टीम हेलो और इसके लिए इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है। अगला प्रश्न है, गूगल इंक्यूबेटेड शिक्षा शुल्क फाइनेंस कंपनी फाइनेंसपीर ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है रोहित शर्मा की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंसपीर जो कि हमारे देश में शिक्षा के विभिन्न सेगमेंट में इनोवेशन को बढ़ावा देती है और इसी की कंपनी है फाइनेंसपीर। तो इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो मुंबई इंडियंस आईपीएल का खिताब जीती है 5वीं बार, उस टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा और इनके नाम पर वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक लगाने वाले ये दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। तो ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा अभी फाइनेंसपीर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में आयोजित होने वाले COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के लिए प्रथम मुख्य साझेदार के रूप में कितनी संस्थाओं को चयनित किया है? तो कुल मिलाकर के इनके द्वारा 4 संस्थाओं का चयन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये 4 संस्थाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक संस्था है SSE, दूसरी है स्कॉटिश पावर, तीसरी है नेटवेस्ट ग्रुप और चौथी है नेशनल ग्रुप। तो ये कुल मिलाकर के 4 संस्थाएं हैं जिनके साथ में यूनाइटेड किंगडम ने साझेदारी किया है। अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड नेशन का जो COP26 है यह यूके के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इटली के सहयोग से किया जाएगा। हालांकि इसका आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक के बीच में ही होना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसको टाल दिया गया। तो अब 2021 में इसका आयोजन किया जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लासगो में इसका आयोजन होगा। और आपसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो COP26 होगा इसके लिए यूके के द्वारा किसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के एक मंत्री हैं जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है स्मृति मंधाना की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
तो स्मृति मंधाना के बारे में आप सभी को पता होगा। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी हैं और इन्हीं को अभी इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए लॉन्च किए गए उत्पाद ईवा के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बाकी अगर हम लोग इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको चेन्नई में मिलेगा और एमडी और सीईओ इसके हैं वासुदेवन पठानी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में 24वें मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत कहां पर हुई? तो पहला चरण मैंने आपको बताया था कि विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था और अब उसके बाद अरब सागर में इस अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ से कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये मालाबार अभ्यास का 24वां संस्करण था। 1993 में भारत और यूएसए की नौसेना के बीच में मालाबार अभ्यास की शुरुआत हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ था पहली बार और 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है। यानी कि जो भी हमारे क्वाड समूह के मेंबर हैं वे सारे मालाबार अभ्यास में इस बार शामिल हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला संस्करण हुआ था विशाखापट्टनम में और दूसरा संस्करण इसका अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं जो संभवतः आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे जेरी रॉलिंग, तो इनका 73 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ए प्रोमिसेस लैंड, इसका प्रकाशन कर दिया गया है। तो ओबामा जी का जो कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के रूप में, उसी के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। कौन सा? इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया गया है 17 नवंबर को। नवनीत मुनोत को HDFC म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को ट्राइब प्राइड डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को जो जन्मदिवस होता है 15 नवंबर को, इस दिन को ट्राइब प्राइड डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। और अभी ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के तीसरे वार्षिक बैठक का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस बार तो इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था, लेकिन जो इसका पहला संस्करण था वह आयोजित हुआ था कहाँ पर? सिंगापुर में। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में और तीसरा इसका जो संस्करण है वह वर्चुअली आयोजित किया गया। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। अब आइए कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो पीडीएफ में अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं। किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के लिए, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्व त्योहार की शुरुआत हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी जो मेन वाला चैनल है उसके ऊपर इंडिया में लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इन सभी के ऊपर आज आपको एक स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।